हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में। आज मैं लेके आया हूं बाल विकास शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो बाल विकास पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, पहले एक बात मेरी समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको आपकी अगर इच्छा होगी तो देखिएगा, नहीं इच्छा होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी एक बात मेरी समझ लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को स्किप करिएगा थोड़ी। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जैसे आप क्या करते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं या किसी भी चैनल पे जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वीडियो आप देखते हैं, फिर बाद में स्किप कर देते हैं। क्या उस वीडियो से आपको नॉलेज नहीं मिल रहा है? ठीक है, जो भी आप वीडियो देखते हैं, ठीक है, जो भी आप वीडियो देखते हैं, तो अगर कोई भी चैनल में होगा, ठीक है, जो भी लेक्चर होगा, उस लेक्चर में अगर 1 घंटा या 1.5 घंटा या फिर 20 मिनट या फिर 30 मिनट जो भी अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, ठीक है, जो भी अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, तो क्या उस वीडियो में आपको उस वीडियो से नॉलेज नहीं मिल रहा है? क्या आपको उस वीडियो से एक नंबर भी नहीं मिलेंगे? ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो भी आप वीडियो देखें, ठीक है, जो भी वीडियो देखें, आप उस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको क्या हो, आपका समय जो इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, जो आपका समय इन्वेस्ट हो रहा है कि आप इधर उधर की वीडियो देखते हैं, ठीक है, आप इसको स्किप कर देते हैं, उसको भी स्किप कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें से जो समय इन्वेस्ट हो रहा है वो आपका समय इन्वेस्ट नहीं होगा। जो आपको 1 घंटे की वीडियो होगी, आधे घंटे की वीडियो होगी, ठीक है, उसमें आपको 1 नंबर तो मिलेगा ना, उसमें आपको उससे आपको 1 नंबर 2 नंबर तो कम से कम मिलेगा, या फिर उससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट तो सीखने के लिए मिलेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि आपको 1 घंटे की वीडियो में कुछ ना दिया जाए, ठीक है, बकवास दिया जाए, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो भी वीडियो देखें उस वीडियो को आपको पूरा देखना है। ठीक है, उस वीडियो को आपको पूरा देखना है। ठीक है, तो ये मेरा बाल विकास शिक्षा शास्त्र में बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए, बाल विकास शिक्षा शास्त्र में मेरी 2 क्लासेस चलती हैं, एक तो कॉन्सेप्ट की क्लास चलती है और एक प्रैक्टिस सेट की क्लास चलती है। तो 2 क्लास चलती है, ये कॉन्सेप्ट की क्लास है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट की क्लास पे क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट की बेस के क्लास के क्वेश्चन है, और एक प्रैक्टिस सेट चलता है, वो अलग है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट मैंने 4 पार्ट तक करा दिया, 4 पार्ट तक मैंने करा दिया हुआ है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट की क्लास का आज 14 पार्ट है, और कॉन्सेप्ट की क्लास का आज 14 पार्ट है। ठीक है, 13 पार्ट तक मैंने कवर कर दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आधारित है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा पर आधारित। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन है बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा पर आधारित हैं। ठीक है, कि इनमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के साथ मैं इन क्वेश्चनों का एक्सप्लेन भी किया हूं। ठीक है, उनको एक्सप्लेन भी किया हूं। तो अगर आपको लगता है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम इन क्वेश्चनों की जो डिटेल है वो थोड़ा सा लिख सके तो बेहतर होगा। नहीं लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए। ठीक है, मैंने 30 MCQ रखा हुआ है, और ये जो 30 MCQ है इनका एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, जो 30 MCQ रखा हुआ है उनका एक्सप्लेन भी किया गया है। ठीक है, और जो किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कोई भी शिक्षक भर्ती हो, MP टेट हो, CTET है, UP टेट हो, जो भी जिसमें भी बाल विकास शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलता हूं, ज्यादा समय नहीं लेता हूं। ठीक है, ज्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करता हूं कि इधर उधर की ज्यादा बातें करूं। ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन क्या है और टाइम, जिससे आपका टाइम इन्वेस्ट ना हो। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं जिससे आपका टाइम इन्वेस्ट ना हो, इधर उधर की बातें में टाइम इन्वेस्ट ना हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जिससे आपका माइंड भी डाइवर्ट ना हो। ठीक है, उस क्वेश्चन पे फोकस रहे या उस सब्जेक्ट पे फोकस रहे। ठीक है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके। ठीक है, अगर आप इधर उधर का टाइम इन्वेस्ट करते हैं या फिर इधर उधर की वीडियो देखते हैं तो फिर आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, डाइवर्ट हो जाने के बाद उस चीज में क्या हो, फोकस नहीं रहता। ठीक है, उस चीज में क्या फोकस नहीं रहता, और ना ही आप उसमें कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो ज्यादा बेहतर ये होगा कि वीडियो को जब देखें तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में देखें। ठीक है, मतलब थोड़ा सा क्या हो, आप उस चीज के बारे में इंटरेस्ट लेके देखें, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय लेता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली किस मनोवैज्ञानिक की देन है? फ्रोबेल, मेंटेसली, परखास्ट या किलपैट्रिक? ठीक है, तो हम किंडरगार्टन की बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों का बाल।
ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पहले फर्स्ट बात आप याद रखें, फर्स्ट आपको ये याद रखने की जरूरत है, फर्स्ट बात आपको ये रखने की जरूरत है कि किंडरगार्टन जो प्रणाली है वो बच्चों के बाग से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, पहली बात आपको ये रखने की जरूरत है कि ये जो बात है बच्चों के बाग से संबंधित है, मतलब ये शिक्षा प्रणाली बच्चों के बाग से संबंधित है। ठीक है, पहली बात आपको ये बात याद रखने की जरूरत है। दूसरी बात आपको ये याद रखने की जरूरत है कि ये जो शिक्षा प्रणाली है छोटे बच्चों के लिए, ये भी बात आप याद रखने की जरूरत है आप लोगों को, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। आप अगर लिख सकते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं लिख सकते तो समझ लीजिए बातों को, छोटे बच्चों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। और किंडरगार्टन जो शिक्षा प्रणाली है जर्मन के शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल की देन है। जर्मन के ये जो फ्रोबेल है ये कहाँ के हैं, आपको ये बात भी याद रखना है कि जो भी शिक्षा शास्त्री हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। आपको ये भी याद रखना है क्या कि जो भी शिक्षा शास्त्री हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल के। ठीक है, जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल जो किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, जिन्होंने बच्चों के बाग से संबंधित शिक्षा की प्रणाली दी है और छोटे बच्चों, यह जो शिक्षा प्रणाली छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त है। दूसरी अगर बात करते हैं मेंटेसरी शिक्षा प्रणाली की, दूसरी अगर बात करते हैं तो ये जो शिक्षा प्रणाली है इटली के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं। ठीक है, मेंटेसरी जो है इटली के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कहाँ की हैं, इटली के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं। ठीक है, इटली के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डॉक्टर मुनेरिया मेंटेसरी। ठीक है, डॉक्टर मुनेरिया मेंटेसरी इटली की प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें पार्कहर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका के हेलन पार्कहर्स्ट 1920, ठीक है, 1920 में पहली बात आपको ये याद रखनी जरूरत है पार्कहर्स्ट के बारे में। 1920 में अमेरिका की हेलन पार्क, ठीक है, अमेरिका की हेलन पार्कहर्स्ट हो जाता है डाल्टन पद्धति के लिए। ठीक है, डाल्टन पद्धति के अगर हम जन्मदाता की बात करें, ठीक है, डाल्टन पद्धति के जन्मदाता की अगर मैं बात करता हूँ, डाल्टन पद्धति की जन्मदाता की अगर मैं बात करता हूँ तो 1920 में हेलन पार्कहर्स्ट हो जाता है। ठीक है, हेलन पार्कहर्स्ट हो जाता है। ठीक है, डाल्टन पद्धति के जो जन्मदाता है वो है अमेरिका की हेलन पार्कहर्स्ट 1920 में। ठीक है, किलपैट्रिक की हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता है, ठीक है, किसके, यह प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता है। आप हेलन पार्क डाल्टन पद्धति के बारे में एक छोटी सी बात और याद रखने की जरूरत है आप लोगों को कि यह जो पद्धति है स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, यह जो पद्धति है आप नोट डाउन कर सकते हैं, यह जो पद्धति है स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी, डाल्टन जो पद्धति है। किलपैट्रिक की हम बात करते हैं, देखिए किलपैट्रिक जो है, कौन, किलपैट्रिक। ठीक है, तो किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता हैं वो है आपके किलपैट्रिक। पहली बात आपको ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता हैं वो है आपके किलपैट्रिक। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड क्या आप आंसर नोट डाउन करते चले जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आप नोट डाउन आंसर करते चले जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप दिमाग में रख सकते हैं तो वो और भी ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो किलपैट्रिक जो है, किलपैट्रिक क्या है, प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता हैं वो है आपके किलपैट्रिक। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता हैं वो है कौन, किलपैट्रिक। इसके अलावा जॉन डीवी भी प्रोजेक्ट विधि में महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। ठीक है, जॉन डीवी, ठीक है, अमेरिका के शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी। ठीक है, अमेरिका के शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने भी प्रोजेक्ट विधि में अपना योगदान दिया है। ये भी बात आपको याद रखने की जरूरत है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है, किलपैट्रिक हैं, और जॉन डीवी ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है प्रोजेक्ट विधि में। ठीक है, जॉन डीवी ने भी, अमेरिका के शिक्षा शास्त्री हैं जॉन डीवी, जिन्होंने प्रोजेक्ट विधि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है पहले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, मैंने इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, मतलब शिक्षा प्रणाली से रिलेटेड जो जितना भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो मैंने 11, 12 और 13 पार्ट में मैंने कवर किया हुआ है कॉन्सेप्ट में। ठीक है, ये जो क्लास है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास रहती है और इसमें उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाते हैं। ठीक है, पहले थ्योरिकल पार्ट और थ्योरिकल पार्ट के बाद उसके
एमसीक्यू। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट के बाद उसके एमसीक्यू बताए जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता हो चुका कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि शिक्षा प्रणाली किस मनोवैज्ञानिक की देन है, जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल की देन है। ठीक है, जर्मन शिक्षा शास्त्री किसकी देन है, फ्रोबेल की देन है। मतलब पहला जवाब इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला जवाब इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में ही मैंने बता दिया कि किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है, बच्चों का बाग होता है। ठीक है, किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है, बच्चों का बाग होता है। मतलब सेकंड नंबर का जवाब सही, थर्ड नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड नंबर की बात करते हैं। मेंटेसरी शिक्षा प्रणाली की जनक डॉक्टर मनोरिया मोंटेसरी का संबंध किस देश से है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया ना, फर्स्ट क्वेश्चन पे आपको समझा दिया कि मोंटेसरी जो शिक्षा प्रणाली किससे संबंधित है। ठीक है, मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली का जो संबंध है वो डॉक्टर मनोरिया मोंटेसरी का जो संबंध है किससे है, इटली से है। ठीक है, डॉक्टर मनोरिया मोंटेसरी का जो संबंध है वो किससे है, इटली से है। और पहली बात आपको ये याद रखने की जरूरत है, इसमें इस शिक्षा प्रणाली में आपको ये याद रखने की जरूरत है कि यह विधि किसके लिए, खेल विधि से संबंधित है। ठीक है, मतलब यह विधि खेल विधि को उचित विधि बताती है। ठीक है, यह विधि खेल विधि को उचित विधि बताती है। किसको, खेल विधि को। पहली बात आपको ये याद रखने की जरूरत है, यह विधि खेल विधि को उचित विधि बनाती है। पहली बात आपको ये याद रखने की जरूरत है। दूसरी बात आपको ये याद रखने की जरूरत है कि जिन बच्चों का आईक्यू लेवल कम होता है, ठीक है, जिन बच्चों का आईक्यू लेवल कम होता है उसके लिए यह विधि ज्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है, खेल विधि। ठीक है, यह विधि क्या बताती है कि यह विधि खेल विधि के माध्यम से अगर बच्चों को सिखाया जाए तो ज्यादा उपयुक्त होती है। दूसरा यह बताती है कि जिन बच्चों का आईक्यू लेवल कम होता है, ठीक है, जिन बच्चों का आईक्यू लेवल कम होता है 6 से 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह विधि ज्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है। दूसरी बात आपको यह याद रखने की जरूरत है कि यह जो विधि है, जिन बच्चों का बुद्धि लब्धि स्तर बहुत कम होता है, जिनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, उनके लिए यह शिक्षा प्रणाली ज्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है, तीसरी बात यह भी आपको याद रखने की है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, तीसरी बात आपको याद रखना है कि इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है स्वशिक्षा। ठीक है, स्वशिक्षा। ठीक है, तीसरी बात आपको क्या याद रखना है कि यह स्वशिक्षा के अवसर व स्वतंत्रता उपलब्ध कराती है। स्वशिक्षा के अवसर, ठीक है, स्वशिक्षा के अवसर व स्वतंत्रता उपलब्ध कराती है। ठीक है, तीसरी बात आपको क्या याद रखना है कि ये इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है स्वशिक्षा के अवसर व स्वतंत्रता उपलब्ध कराती है। तीसरी बात आपको याद रखना। चौथी बात क्या याद रखना है, चौथी बात आपको ये याद रखने की जरूरत है कि ये जो शिक्षा प्रणाली है, जो बालक, ठीक है, जो बालक 3 वर्ष में सीखता है, जो बालक 3 वर्ष में जो ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है, जो भी बालक, ठीक है, 3 वर्ष में जो ज्ञान प्राप्त करता है वह 60 वर्ष की उम्र में भी नहीं प्राप्त कर सकता, ये शिक्षा प्रणाली कहती है। ठीक है, ये शिक्षा प्रणाली क्या कहती है, चौथी बात आपको क्या याद रखना है कि ये शिक्षा प्रणाली कहती है कि 3 वर्ष में जो ज्ञान बालक प्राप्त करता है वह 60 वर्ष की उम्र में भी नहीं प्राप्त, उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है, ये शिक्षा प्रणाली कहती है। मैं नहीं कहता हूं, ये शिक्षा प्रणाली कहती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता ही हो गया। इसका सही जवाब हो जाएगा कि डॉक्टर मनोरिया मोंटेसरी जो शिक्षा प्रणाली है, ठीक है, वो किससे संबंधित है, इटली से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से संबंधित है, इटली से संबंधित है। मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर की हम बात करते हैं डाल्टन पद्धति की। ठीक है, तो डाल्टन पद्धति क्या है, डाल्टन पद्धति की एक विशेषता आपको बताना है कि बच्चों को गृहकार्य नहीं दिया जाता है, कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चों के लिए उपयोगी है, स्वयं करके सीखने के सिद्धांत आधारित है, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो डाल्टन पद्धति, ठीक है, डाल्टन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1920 में। ठीक है, डाल्टन पद्धति का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था, आपको याद रखना है कि डाल्टन पद्धति का जो प्रयोग किया गया था 1920 में हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा किया गया था 1920 में। ठीक है, दूसरी बात, पहली बात ये होगी, दूसरी बात आपको क्या याद रखने की जरूरत है
कि यह विधि जो है, यह पद्धति जो है स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है यह पद्धति। ठीक है, दूसरी बात आपको ये याद रखना है। तीसरी बात आपको क्या याद रखना है इसमें? तीसरी बात आपको यह याद रखना है कि इस विधि में गृह कार्य नहीं दिया जाता है। इस विधि में बच्चों को गृह कार्य नहीं दिया जाता। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस विधि में बच्चों को गृह कार्य नहीं दिया जाता है। तीसरी बात आपको ये याद रखना है। चौथी बात एक और याद रखना है कि यह जो विधि है प्राथमिक स्तर की अपेक्षा उच्च और माध्यमिक स्तर पर ज्यादा प्रभावी है। मतलब प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि यह जो विधि है प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। किसके लिए उपयोगी है? माध्यमिक और उच्चतर, माध्यमिक प्राथमिक स्तर की अपेक्षा माध्यमिक और माध्यमिक और उच्च स्तर के लिए ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, माध्यमिक और उच्च स्तर के लिए ज्यादा उपयोगी है यह विधि। ठीक है, दार्शनिक पद्धति के बारे में समझ गए थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर क्या बताना है आपको कि यह जो विधि है, ठीक है, ये जो विधि है, ठीक है, किसके लिए उपयोगी है? ठीक है, क्या आप इस बच्चों को गृह कार्य नहीं दिया जाता? इस विधि विशेषता क्या है इसकी? इसकी विशेषता चारों है। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिए हो, देखिए कि प्रश्नोत्तरी विधि किस दार्शनिक की देन है? प्रश्नोत्तरी विधि किस दार्शनिक की देन है? तो प्रश्नोत्तरी जो विधि है ग्रीक के महान दार्शनिक सुकरात की देन है, जो प्लेटो के कौन है? गुरु हैं। पहली बात आपको क्या याद रखना है? जैसे कोई भी मनोवैज्ञानिक है, उनको ये भी आपको याद रखने की जरूरत है कि वो जो मनोवैज्ञानिक है कहाँ के हैं, आपको ये भी याद रखने की जरूरत है। ठीक है, यहां से भी आपको 1 नंबर मिलने के चांसेस हैं। यहां से भी आपको 1 नंबर मिलने के चांसेस हैं कि प्रश्नोत्तरी विधि किस दार्शनिक की देन है? वो ग्रीक के महान दार्शनिक। ठीक है, पहली बात आपको क्या याद रखना है? ग्रीक के महान दार्शनिक सुकरात की देन है। ठीक है, ग्रीक के महान दार्शनिक सुकरात की देन है, जो प्लेटो के गुरु हैं। जो प्लेटो के किसके गुरु हैं? प्लेटो के। सुकरात प्लेटो के गुरु हैं। ठीक है, प्लेटो के गुरु हैं। ठीक है, सुकरात, पहली बात तो आपको याद पता चल गया कि प्रश्नोत्तरी विधि किस दार्शनिक की देन है? सुकरात की देन है। ठीक है, जो प्लेटो के गुरु हैं, मतलब प्लेटो के कौन है? गुरु हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको ये याद रखना है। पहली बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है कि यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। तो प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है खेल विधि। ज्यादा महत्वपूर्ण जो विधि है वह खेल विधि। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्राथमिक स्तर के लिए, जो बच्चों को 1 से 5 स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे हैं वो खेल के माध्यम से अगर सिखाना चाहें तो कुछ ज्यादा समझ में आता है बच्चों को। 70 से 80% तक बच्चों को समझ में चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? ग्रीक के महान दार्शनिक सुकरात की देन है, जो प्रश्नोत्तरी जो विधि है, जो प्लेटो के गुरु हैं। दूसरी बात आपको याद रखना है कि यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। यह जो विधि है प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है। तीसरी बात आपको ये याद रखना है। ठीक है, तीसरी बात आपको ये याद रखने की जरूरत है कि इस विधि का जो यूज किया जाता है क्रियाशीलता व एकाग्रता बनाए रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस विधि का जो आप यूज करते हैं क्रियाशीलता, ठीक है, क्रियाशीलता व एकाग्रता, ठीक है, एकाग्रता बनाए रखने के लिए किया जाता है। मतलब इस विधि का जो यूज किया जाता है किसके लिए किया जाता है? क्रियाशीलता व एकाग्रता बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड नंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? सुकरात। ठीक है, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अगर मैं इधर उधर बातें करता हूं तो वीडियो क्या होगी? थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और आपका कंसंट्रेट भी उस चीज में नहीं रहेगा। ठीक है, कंसंट्रेट भी उस चीज में रहेगा, इसलिए मैं ज्यादा इधर उधर बातें नहीं करता हूँ। डायरेक्टली क्वेश्चन पे फोकस रहता है। ठीक है, डायरेक्टली उस चीज पे फोकस रहता है, कंसंट्रेट रहता है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज उस क्वेश्चन से रिलेटेड मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की हम बात करते हैं। देखिए कि शिक्षण में सबसे अधिक किस विधि का प्रयोग होता है? शिक्षण में सबसे अधिक किस विधि का प्रयोग होता है? प्रयोगशाला विधि, खेल विधि, योजना विधि या फिर व्याख्यान विधि?
ठीक है, हम बात करते हैं किसकी भी, ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, व्याख्यान विधि। ठीक है, मतलब 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आप जो बच्चों को पढ़ाए हैं, मतलब 1 से 5 स्टैंडर्ड तक के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 1 से 5 स्टैंडर्ड बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण विधि हम मानते हैं, इसके लिए हम ज्यादा महत्वपूर्ण विधि मानते हैं कौन सी, खेल विधि। ठीक है, मतलब प्राथमिक स्तर के लिए जो विधि होती है वो होती है खेल विधि, ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, खेल विधि ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, प्राथमिक स्तर के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, इसके लिए आप ले सकते हैं पहला खेल विधि की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके बारे में, लेकिन इसका जवाब क्या है, सही जवाब है आपका व्याख्यान विधि, मतलब 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मैं थोड़ी सी खेल विधि के बारे में आपको बताता हूँ, बस थोड़ी सी जानकारी। खेल विधि प्राथमिक स्तर के लिए ज्यादा उपयोगी है, पहली बात आपको याद रखने की जरूरत है, खेल विधि प्राथमिक स्तर के लिए ज्यादा उपयोगी है। और इसका जो श्रेय है किसको जाता है, इसका जो श्रेय है ब्रिटेन के शिक्षा शास्त्री हेनरी कॉल्डवेल हुक की देन है। ठीक है, मतलब इनका जो श्रेय है वो जाता है ब्रिटेन की शिक्षा शास्त्री, ब्रिटेन की शिक्षा शास्त्री किसको जाता है, हेनरी कॉल्डवेल हुक को जाता है। ठीक है, कॉल्डवेल हुक को जाता है। ठीक है, याद रखिएगा हेनरी कॉल्डवेल हुक को जाता है ब्रिटेन की जो शिक्षा शास्त्री खेल विधि की। ठीक है, खेल विधि का जो श्रेय है वो किसको जाता है, ब्रिटेन की शिक्षा शास्त्री हेनरी कॉल्डवेल को जाता है। और इसमें जो शिक्षा होती है खेल के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, इस विधि में जो शिक्षा होती है वो खेल के माध्यम से दी जाती है। आपको तीसरी बात याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट से बात पे चलते हैं कि इस विधि में बच्चा, किस विधि में बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेता है, प्रयोग, आगमन, निगमन या फिर प्रश्नोत्तरी, इन सभी के कॉन्सेप्ट की क्लास आपको 11, 12 और 13 पार्ट में बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जिसमें आगमन और निगमन, मतलब 13 पार्ट जो है आगमन और निगमन, केवल आगमन और निगमन विधि का है। ठीक है, इसमें आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें किस विधि में बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेता है आपको ये बताना है। ठीक है, इस विधि, कौन सी विधि में बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेता है, जैसे प्रयोग विधि होगी। ठीक है, तो प्रयोग विधि का मतलब क्या हो गया कि प्रयोग विधि मतलब आप प्रैक्टिकली करके, ठीक है, सक्रिय रूप से बच्चा किसमें भाग लेता है। जैसे प्रयोग विधि की मैं बात करूं तो बच्चा इसमें आप प्रैक्टिकली नॉलेज, ठीक है, आगमन विधि हो गया, निगमन विधि हो गया, फिर प्रश्नोत्तरी विधि हो गया। ठीक है, तो बच्चा किसमें सक्रिय रूप से भाग लेता है, जैसे मैं आगमन विधि की बात करता हूं। ठीक है, जैसे मैं किसकी बात करता हूं, आगमन विधि की। तो आगमन विधि क्या होती है, पहली बात आगमन विधि में क्या होती है कि यह विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, ज्ञात से कहां की ओर, अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। आपको ये बात याद रखने की जरूरत है। पहली बात आगमन विधि के लिए, पहली बात आगमन विधि के लिए क्या याद रखने की जरूरत है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर चलने की प्रक्रिया है इस विधि में। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है आगमन विधि के लिए, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। दूसरी बात आपको याद रखनी, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है। तीसरी बात आपको क्या याद रखना है, तीसरी बात आपको याद रखना है कि इसमें बच्चा क्या रहता है, सक्रिय रहता है, उसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, इसमें बच्चा, तीसरी बात आपको क्या याद रखना है कि इसमें बच्चा क्या रहता है, सक्रिय रहता है और उसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है, उसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। तीसरी बात आपको ये याद रखने की जरूरत है। ठीक है, निगमन विधि की हम थोड़ी सी बात कर लें। ये उल्टा होता है किसका, आगमन का। निगमन विधि उल्टा होता है आगमन का, मतलब यहां सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और निगमन जो विधि है रटने की प्रक्रिया पर ज्यादा जोर देती है। पहली बात आपको क्या याद रखना है, निगमन के लिए उल्टी होती है, आगमन की उल्टी होती है। ठीक है, आगमन की उल्टी होती है, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेगी, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलेगी, अमूर्त से मूर्त की ओर चलेगी। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, निगमन में यह रटने की प्रक्रिया पर जोर देती है। ठीक है, यह रटने की प्रक्रिया पर क्या देती है, जोर देती है। कौन, निगमन विधि।
और थर्ड नंबर आपको इसमें याद रखने की जरूरत है कि इसमें बच्चा क्या रहता है, निष्क्रिय श्रोता होता है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या होता है, निष्क्रिय श्रोता होता है। किसमें, निगमन विधि में। निगमन विधि में बच्चा क्या होता है, निष्क्रिय श्रोता होता है, जबकि आगमन विधि में सक्रिय रहता है। ठीक है, जबकि आगमन विधि में सक्रिय रहता है, उसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। जबकि निगमन विधि में बच्चा निष्क्रिय श्रोता रहता है, उसकी कोई भी कल्पना शक्ति का उसमें विकास नहीं होता है। ठीक है, उसमें उसकी कल्पना शक्ति का विकास नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किस विधि में बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेता है। किस विधि में बच्चा, बताइए, सक्रिय रूप से भाग लेता है। अब तो मैंने समझा भी दिया, तो अब इसका आंसर आप खुद ही लगा सकते हैं कि किस विधि में बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेता है। ठीक है, कौन सी विधि है आपकी, प्रश्नोत्तरी विधि। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि प्रश्नोत्तरी विधि। ठीक है, कौन सी विधि है आपकी, प्रश्नोत्तरी विधि। ठीक है, इस कौन सा बच्चा इसमें सक्रिय रूप से भाग लेता है, किसमें सक्रिय रूप से भाग लेता है, वो प्रश्नोत्तरी विधि है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि बेसिक शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेसिक शिक्षा की जो अवधारणा है, ठीक है, बेसिक शिक्षा की जो अवधारणा है वो किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, बेसिक शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी। कब दी थी, 1937 में। ठीक है, बेसिक शिक्षा की जो अवधारणा है 1937 में महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, अपने विचार किसमें प्रस्तुत किए थे, महात्मा गांधी ने 1937 में शिक्षा संबंधी विचार जो थे वो दिए थे कहाँ, हरिजन पत्रिका में। ठीक है, कहाँ दिए थे, हरिजन पत्रिका में दिए थे। ठीक है, कब दिए थे, 1937। मतलब शिक्षा संबंधी जो अवधारणाएं थी वो कहाँ दिए थे, हरिजन पत्रिका में दिए थे। कहाँ दिए थे, हरिजन पत्रिका में। और ये जो शिक्षा प्रणाली, मतलब बेसिक शिक्षा जो प्रणाली है, ये आत्मनिर्भर, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। इस शिक्षा प्रणाली में बच्चों को क्या किया जाता है, आत्मनिर्भर बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, रेखीय ब्राह्शैली अभिक्रमित अनुदेशन विधि किस मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री की देन है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मन काउंटर, हर्बर्ट कॉल्डवेल बुक या बीएफ स्किनर। ठीक है, बीएफ स्किनर किसकी देन है, रेखीय ब्राह्शैली अभिक्रमित अनुदेशन जो विधि है वो किसकी देन है, आपकी बीएफ स्किनर की देन है। वो तो 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इनका किसका, ये जो अमेरिका शिक्षा शास्त्री है, ठीक है, कौन है, बीएफ स्किनर जो है वो है अमेरिका शिक्षा शास्त्री। ठीक है, बीएफ जो स्किनर है ये कहाँ के हैं, अमेरिकी शिक्षा शास्त्री है, मनोवैज्ञानिक अमेरिकी शिक्षा शास्त्री बीएफ स्किनर, जो रेखीय ब्राह्शैली अभिक्रमित अनुदेशन विधि को उनकी देन है। ठीक है, रेखीय ब्राह्शैली अभिक्रमित अनुदेशन विधि की जो देन है वो है बीएफ स्किनर साहब की, जिनका जो कि उनके प्रसूत, याद रखने की बात यह है कि जो उनके प्रसूत अनुबंध सिद्धांत पर आधारित है। प्रसूत अनुबंध सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी, जो रेखीय ब्राह्शैली अभिक्रमित अनुदेशन जो विधि है, प्रोफेसर बीएफ स्किनर के प्रसूत अनुबंध सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और इसमें एक बात और याद रखने की जरूरत, दूसरी बात आपको क्या याद रखने की जरूरत है, दूसरी बात आपको ये याद रखने की जरूरत है कि इसमें ब्रहा उपकरण आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें ब्रहा उपकरण का मतलब समझ गए, कंप्यूटर आदि की आवश्यकता होती है। ब्रहा उपकरण मतलब बाहरी चीजों की आवश्यकता होती है, ब्रहा उपकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, ब्रहा उपकरण समझ गए, मतलब इसमें कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तीसरी बात आपको याद रखना है कि यह प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। तीसरी बात क्या याद रखना है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। तीसरी बात आपको याद रखना है, प्राथमिक स्तर के लिए यह उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हेनरी कॉल्डवेल कुक ने कौन सी विधि खोज की। ठीक है, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हेनरी कॉल्डवेल कुक ने कौन सी विधि की खोज की, खेल विधि, इकाई विधि, निगमन विधि या प्रोजेक्ट विधि। कौन सी विधि, वो है आपकी खेल विधि। मतलब पहला जवाब इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खेल विधि की। तो ब्रिटेन की शिक्षा शास्त्री है, कहाँ की है ये, ब्रिटेन की। याद रखने की जरूरत क्या है कि हेनरी कॉल्डवेल कुक कहाँ की शिक्षा शास्त्री हैं, ब्रिटेन की शिक्षा शास्त्री हैं। और यह जो विधि है, खेल विधि, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। प्राथमिक स्तर के जिसको आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको आप पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, वो है खेल विधि। ठीक है, किसके माध्यम से आप पढ़ाएंगे, खेल विधि के माध्यम से पढ़ाएंगे।
उपयोगी, ठीक है। मतलब ये विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, बड़ी कक्षाओं में शिक्षण के लिए कौन सी विधि को उपयुक्त माना जाता है? बड़ी कक्षाओं के लिए कौन सी विधि को उपयुक्त माना जाता है? वो कौन सी विधि है आपकी? प्रयोगशाला विधि, ठीक है। बड़ी कक्षाओं के लिए मतलब माध्यमिक मान लें या उच्चतर मान लें, ठीक है, माध्यमिक या उच्चतर मान लें, तो इनको बच्चों को यहाँ पे प्रयोगशाला विधि के माध्यम से चीजों को कुछ ज्यादा समझाया जा सकता है, मतलब ज्यादा चीजों को समझाया जा सकता है, तो वो कौन सी विधि होगी? प्रयोगशाला विधि, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, विशिष्ट तथ्यों, ठीक है, कौन सी विधि विशिष्ट तथ्यों से सामान्य तथ्यों की ओर चलती है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, अभी मैंने बताया आगमन और निगमन विधि को समझाया, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि कौन सी विधि विशिष्ट तथ्यों से सामान्य तथ्यों की ओर चलती है। कौन सी विधि है जो विशिष्ट तथ्यों से सामान्य तथ्यों की ओर चलती है? वो है आपकी आगमन विधि, जो विशिष्ट से सामान्य की ओर, जो विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर चलती है। लेकिन इसका उल्टा कौन चलता है? निगमन चलता है। उल्टा कौन चलता है? निगमन चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, किस विधि में बच्चों को पहले सामान्य सूत्र बताए जाते हैं, फिर उन्हें प्रश्न हल करने के लिए कहा जाता है? बताइए कौन सी विधि है कि जिसमें बच्चों को पहले सामान्य से सूत्र बताए जाते हैं, सामान्य सूत्र बताए जाते हैं, फिर उन्हें प्रश्न हल करने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। कौन सी विधि है? वो है निगमन विधि, ठीक है। पहले सामान्य सूत्र बताए जाते हैं, फिर उन्हें प्रश्न हल करने के लिए दे दिया जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए, पहले तो सूत्र बता देंगे, ठीक है, मतलब बच्चों को सूत्र पहले बताएंगे, ठीक है। बच्चों को क्या करेंगे? पहले सूत्र बताएंगे, और सूत्र बताने के बाद मतलब फार्मूला बताने के बाद प्रश्न को हल करने के लिए कहा जाता है, वो है आपकी निगमन विधि। मतलब 13 का सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर की बात करते हैं, प्रोजेक्ट विधि का पहला चरण कौन सा होता है? बताइए, प्रोजेक्ट विधि का, आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो प्रोजेक्ट विधि का पहला चरण कौन सा होगा? प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करना, प्रोजेक्ट का चुनाव करना, प्रोजेक्ट का नियोजन करना, या इनमें से कोई नहीं? प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करना, प्रोजेक्ट का चुनाव करना, प्रोजेक्ट का नियोजन करना, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रोजेक्ट विधि का पहला चरण कौन सा होगा? प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसका पहला चरण कौन सा होगा? प्रोजेक्ट का चुनाव करना। पहला चरण क्या होगा? प्रोजेक्ट का चुनाव करना। जब भी आप स्टार्ट करेंगे, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हैं, तो पहले आप उस चीज के बारे में सोचेंगे, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे? उस चीज के बारे में सोचेंगे, उस चीज के बारे में समझेंगे, तब उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट को चुनाव करेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम, कक्षा में शिक्षण के दौरान अनुशासनहीनता दर्शाता है। बताइए, कक्षा में शिक्षण के दौरान, जैसे आप कक्षा लिए हुए, ठीक है, आप कक्षा में, आप अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो 1 से 5 तक की हो, ठीक है, 6 से 9 तक की हो, या फिर 10 से लेकर 12 तक की हो, ठीक है, कोई भी क्लास हो, इनमें से कोई भी क्लास हो, या फिर कॉलेज की क्लास हो, कोई भी क्लास हो, ठीक है। शिक्षण के दौरान अनुशासनहीनता क्या दर्शाता है? आप क्लास में हैं और बच्चे अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो क्या दर्शाएगा ये? शिक्षक के व्यक्तित्व में कमी को दर्शाएगा? क्या शिक्षण में कमी या शिक्षक के व्यक्तित्व में कमी है? पहला। दूसरा क्या है कि शिक्षण विधियों में कमी है। मतलब आप जब इधर उधर की बातें करेंगे, ठीक है, जब आप उस चीज में फोकस ना करके, आप पढ़ाने में फोकस ना करके इधर उधर की जब बातें करेंगे, तो वो अनुशासनहीनता दर्शाएगा। तीसरा क्या कहता है? शिक्षक के याददाश्त में कमी। तीसरा क्या बोलता है कि शिक्षक के याददाश्त में कमी। जब याददाश्त में कमी कब होगी? शिक्षक के याददाश्त में कमी कब होगी? जब उस चीज में उसका फोकस नहीं रहेगा, तो उसके याददाश्त में कमी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर, शिक्षक का ज्यादा लाड प्रेम प्रभाव, ठीक है। जब बच्चों से ज्यादा लाड प्रेम प्रभाव करेगा, ठीक है, जब बच्चों से ज्यादा प्यार करेगा, तो ही उसका अनुशासनहीनता दर्शाएगी, ठीक है। मतलब क्या कि अनुशासनहीनता कब दर्शाएगा, ठीक है, आपको यह बताना है कि अनुशासनहीनता कब दर्शाता है। शिक्षक में अनुशासनहीनता कब दर्शाता है? कि जब शिक्षक शिक्षण की विधियों में कमी होगी, ठीक है। मतलब इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शिक्षक के शिक्षण विधियों में कमी। मतलब जब शिक्षक उस टॉपिक से रिलेटेड ही बात नहीं करेगा, तो अनुशासनहीनता, मतलब बच्चे इधर उधर बातें करेंगे, अपना काम करेंगे, ठीक है, बच्चे अपना क्या करेंगे? अपना बात करेंगे, इधर उधर देखेंगे, ठीक है। मतलब शिक्षण की विधियों मतलब बोरिंग लगेगा उसको, ठीक है, बच्चों को क्या लगेगा? बोरिंग लगेगा।
तो जब बच्चे को बोरिंग लगे तो अनुशासनहीनता दरअसल मतलब बच्चा इधर उधर परेशान दिखेगा, इधर उधर जाएगा, घूमेगा, वो अनुशासनहीनता होगी। मतलब नेक्स्ट 60 नंबर की बात करते हैं कि प्रोजेक्ट विधि को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? किलपैट्रिक को जाता है, स्टीवेंसन को जाता है, टॉलमैन को जाता है या साइमन बिनेट को जाता है? तो प्रोजेक्ट विधि को जो शुरू करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? किलपैट्रिक को जाता है। मैंने पहले भी बताया कि प्रोजेक्ट विधि को स्टार्ट करने का जो श्रेय है वो किलपैट्रिक को जाता है। ठीक है, पहले स्टीवेंसन ने क्या किया था? देखिए, प्रोजेक्ट विधि को जो जन्मदाता है वो किलपैट्रिक है। ठीक है, ये बात आपको याद है कि प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता है वो किलपैट्रिक है। ठीक है, लेकिन पहले स्टीवेंसन ने, मतलब ये वैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक स्टीवेंसन ने इसे कृषि विषय पाठ्यक्रम के लिए लागू किया था। ये स्टीवेंसन ने इसे कृषि विषय पाठ्यक्रम के लिए लागू किया था। कौन? स्टीवेंसन ने। ठीक है, अमेरिका के शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी ने भी प्रोजेक्ट विधि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट जो विधि है, ठीक है, प्रोजेक्ट विधि में अमेरिका के शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी, ठीक है, जॉन डेवी का भी महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि में 3 वैज्ञानिक लगे। किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हो गए, और स्टीवेंसन जो थे, स्टीवेंसन ने कृषि विषय पाठ्यक्रम के लिए लागू किया था इसको, प्रोजेक्ट विधि को कृषि विषय पाठ्यक्रम के लागू कौन किया था? स्टीवेंसन ने किया था। लेकिन जॉन डीवी साहब, अमेरिका के शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी साहब ने भी प्रोजेक्ट विधि को शुरू करने, प्रोजेक्ट विधि में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसका? जॉन डीवी साहब का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 70 नंबर। हिंदी व्याकरण शिक्षा की सर्वोत्तम विधि है। हिंदी व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ठीक है, कौन सी? आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन व निगमन विधि, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सी विधि होगी? हिंदी व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? वो मानी जाती है आगमन और निगमन विधि। मतलब 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की। प्रश्नावली विधि किस विद्वान की देन है? सुपारा, पियासी, मोस्ले या फिर स्पेयर? ठीक है, प्रश्नावली जो विधि है, ठीक है, प्रश्नावली जो विधि है किसकी देन है? ठीक है, तो प्रश्नावली जो विधि है वो है सुकारात की देन। मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों में, मतलब स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही मैंने डिस्कस कर दिया कि प्रश्नावली विधि किसकी देन है? सुकारात की देन, प्लूटो के गुरु है। ठीक है, नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका सर्वोत्तम पाठ्यक्रम भी मृदु तुल्य है यदि उसमें उचित शिक्षण पद्धति तथा शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है, यह कथन है। सर्वोत्तम पाठ्यक्रम भी मृदुतुल्य है यदि उसमें उचित शिक्षण पद्धति, शिक्षण की व्यवस्था नहीं है, यह कथन है। कोठारी आयोग का, विश्वविद्यालय आयोग का, मुदालियर आयोग का, या फिर महात्मा गांधी का? किसका है? बताइए किसका है? ठीक है, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं। कोठारी आयोग मतलब ये किसका आयोग? ये किसका है? कोठारी आयोग का। यह कथन किसका है? कोठारी आयोग का है। ठीक है, तो कोठारी आयोग, इस आयोग की जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी 1964 में, जुलाई 1964 में। ठीक है, जुलाई 1964 में इस विधि का यूज किया, मतलब इस शिक्षा पद्धति का यूज किया गया था 1964 में। ठीक है, DS कोठारी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? DS। ठीक है, याद रखिएगा, DS कोठारी की अध्यक्षता में। ठीक है, DS कोठारी की अध्यक्षता में जुलाई 1964 में इस शिक्षा प्रणाली का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब ये जो शिक्षा प्रणाली है प्राथमिक के लिए, माध्यमिक के लिए, उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। ये जो शिक्षा प्रणाली है प्राथमिक के लिए, माध्यमिक के लिए, उच्चतर के लिए, विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रयोगात्मक विधि का गुण बताइए। वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक, अवैयक्तिक या सभी? बताइए क्या जवाब सही जवाब होगा? 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निरीक्षण या अवलोकन विधि के प्रकार हैं। निरीक्षण या अवलोकन विधि के प्रकार हैं। अनियंत्रित निरीक्षण, नियंत्रित निरीक्षण, सामूहिक निरीक्षण या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अनियंत्रित निरीक्षण होगा, नियंत्रित निरीक्षण होगा, सामूहिक निरीक्षण होगा, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि साक्षात्कार विधि की एक विशेषता क्या है? यह विधि मतलब साक्षात्कार इंटरव्यू की विशेषता क्या है? यह क्रमबद्ध विधि नहीं है,
साक्षात्कार में वाचिक आदान प्रदान नहीं होता है, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए साक्षात्कार विधि में की क्या विशेषता है? इंटरव्यू, ठीक है, साक्षात्कार जिसको बोलते हैं, उसकी क्या विशेषता होती है? क्या ये क्रमबद्ध विधि नहीं है? दूसरा है साक्षात्कार में वाचिक आदान प्रदान नहीं होता है, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको क्या होगा? थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हो सकते हैं? साक्षात्कार क्या एक व्यक्ति का होता है? दो व्यक्ति होंगे तब तो साक्षात्कार होगा ना। इंटरव्यू कब होगा? जब दो व्यक्ति उसमें शामिल होंगे तब तो इंटरव्यू होगा ना। मतलब इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हो सकते हैं साक्षात्कार में, इसकी विशेषता है। थर्ड 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि व्यक्तित्व व्रत अध्ययन विधि का गुण क्या है? मानसिक रोगियों के अध्ययन में सहायक, वैध परिकल्पनाओं में उपयोगी, मानव स्वभाव की सरल व्याख्या संभव है, या उपरोक्त सभी। बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा इसका? ठीक है, क्या सही? व्यक्तित्व व्रत अध्ययन की विधि का गुण क्या है? आपका उपरोक्त सभी, मतलब मानसिक रोगियों के अध्ययन में सहायक, पहला सही जवाब है। वैध परिकल्पनाओं में उपयोगी भी है, मानव स्वभाव की सरल व्याख्या भी संभव है, मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रश्नावली विधि के प्रकार हैं। प्रतिबंधित प्रश्नावली, अप्रतिबंधित प्रश्नावली, दोनों, एक या दो, या फिर उपरोक्त सभी। प्रतिबंधित प्रश्नावली, अप्रतिबंधित प्रश्नावली। प्रश्नावली विधि के प्रकार कौन से हैं आपको ये बताना है कि प्रश्नावली विधि के प्रकार हैं आपकी थर्ड नंबर, मतलब दोनों ही प्रकार हैं, प्रतिबंधित प्रश्नावली भी और अप्रतिबंधित प्रश्नावली भी। नेक्स्ट नंबर 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रोजेक्ट विधि के आगे बढ़ाने का जो श्रेय है किसको जाता है? प्रोजेक्ट विधि को जो आगे बढ़ाने का श्रेय है, पहले स्टीवेंसन ने इसे कृषि विषय के लिए लागू किया था, ठीक है। पहले इसी प्रोजेक्ट विधि को जो आगे बढ़ाने का जो श्रेय किसको जाता है? पहले जो जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक है। ये अभी मैंने बताया, डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता है किलपैट्रिक है, लेकिन पहले जो स्टीवेंसन ने जो पहले जो कौन है? प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता हैं कौन है? किलपैट्रिक है, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ाने का जो श्रेय है, पहले स्टीवेंसन ने इसे क्या किया था? कृषि विषय के लिए लागू किया था, कृषि विषय पाठ्यक्रम के लिए लागू किया था, कौन? स्टीवेंसन ने। लेकिन प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता है वो कौन? किलपैट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे किलपैट्रिक तो दिया ही नहीं है, तो स्टीवेंसन ही होंगे, मतलब कौन सा नंबर? फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कौन? स्टीवेंसन, स्टीवेंसन, ठीक है, स्टीवेंसन। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन कि किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है? बताइए किस अवस्था को आप जीवन का अनोखा काल मानेंगे? ठीक है, कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। जीवन का अनोखा काल कौन सा आप मानेंगे? बाल्यावस्था को मानेंगे, किशोरावस्था को मानेंगे, प्रौढ़ावस्था को मानेंगे, फिर वृद्धावस्था को मानेंगे? किसको मानेंगे? थोड़ी सी जानकारी डॉक्टर ऑर्नेस्ट जोन्स के अनुसार, ठीक है, डॉक्टर ऑर्नेस्ट जोन्स के अनुसार, ठीक है, डॉक्टर ऑर्नेस्ट जोन्स के अनुसार मैं बता देता हूं, डॉक्टर ऑर्नेस्ट जोन्स के अनुसार कि बाल्यावस्था जो होती है, बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो वो होती है 6 से 12 वर्ष। हर वैज्ञानिक का अलग अलग दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो मैं डॉक्टर ऑर्नेस्ट जोन्स के अनुसार बता रहा हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था उन्होंने बताया हुआ है, 12 से 18 वर्ष उन्होंने किशोरावस्था बताया हुआ, 12 से 18 वर्ष उन्होंने किशोरावस्था बताया हुआ है, 18 के बाद उन्होंने प्रौढ़ावस्था बताया हुआ है, और वृद्धावस्था आपको पता ही है वृद्धावस्था कब होती है, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो वृद्धावस्था हो जाएगी। मतलब इन्होंने बताया हुआ कि 55 के बाद, मैं बता रहा हूं कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आपकी वृद्धावस्था हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर ऑर्नेस्ट जोन्स ने बताया हुआ कि 55 के बाद मृत्यु पर्यंत तक आपकी बूढ़ी अवस्था रहेगी, मृत्यु पर्यंत। डॉक्टर ऑर्नेस्ट जोन्स बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो वृद्धावस्था हो जाएगी। नेक्स्ट, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल मानते हैं? बाल्य अवस्था को। नेक्स्ट बात करें 27 नंबर क्वेश्चन, किसके अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है? किसके अनुसार? बताइए किसके अनुसार है? स्टेनले हॉल के द्वारा, स्टेनले हॉल के माध्यम से किशोरावस्था तनाव तूफान की अवस्था है। नेक्स्ट नंबर, कौन सी अवस्था बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है? बालक के व्यक्तित्व निर्माण में, बालक के निर्माण में, ठीक है, बालक के निर्माण में कौन सी अवस्था सहायक होती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर वृद्धावस्था? बालक
का जो निर्माण होता है, ठीक है, बालक का जो निर्माण होता है किस अवस्था से निर्माण स्टार्ट हो जाता है, वो होता है बाल्यावस्था से ही बालक का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। बालक का जो निर्माण है, बालक की जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो बाल्यावस्था से ही स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, एडोलेंसिस पुस्तक के लेखक कौन है? हॉल, रॉस, जोन्स या कैसेल? कौन है? एडोलेंसिस पुस्तक के लेखक है हॉल। मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि उम्र बीतने के साथ बच्चों के शरीर के आकार प्रकार में वृद्धि को कहा जाता है। एक उम्र, ठीक है, एक एज बीतने के साथ बच्चों के शरीर में जो भी परिवर्तन होता है उसको क्या कहेंगे आप? परिपक्वता कहेंगे, वर्धन कहेंगे, विकास कहेंगे या इनमें से कुछ नहीं कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे? हम कहेंगे वर्धन। बिल्कुल सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक बिल्कुल करिएगा, ठीक है, दोस्तों तक अपने शेयर करिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके जाइएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है जिसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।